दोस्तों नमस्कार। मैं नवनीत मिश्रा आप सभी लोगों का पी नेक्स्ट एकेडमी के इस पी नेक्स्ट लाइव चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज पॉलिटिकल साइंस की ये हमारी तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने राजनीतिक चिंतन के महत्व के विषय में जाना था और दूसरी क्लास जो थी वो राजनीतिक चिंतन की उत्पत्ति से संबंधित थी। तीसरी क्लास जो आज का हमारा टॉपिक है वो वो है प्लेटो के पूर्व राजनीतिक चिंतक, प्लेटो के पूर्व राजनीतिक चिंतक। दोस्तों जब पॉलिटिकल साइंस में हम लोग यूनानी राजनीतिक चिंतन का इतिहास पढ़ते हैं तो वो ये जो चिंतन है ये सुकरात, प्लेटो और अरस्तु से ही शुरू हुआ माना जाता है। लेकिन सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने अपनी विचारधाराओं को जिस जगह से लिया तो इस चीज की जानकारी के लिए हमें राजनीतिक चिंतन में यानी प्लेटो के पहले के विचारकों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से बहुत सारी विचारधाराएं राजनीतिक चिंतन में प्लेटो के चिंतन में आई जब से व्यवस्थित राजनीतिक चिंतन शुरू हुआ। तो आइए इसे देखते हैं कि प्लेटो के पहले कौन कौन सी विचारधाराएं हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम लोग को पढ़ना था और फिर प्लेटो पर आना है या पहले सुकरात पर आना है फिर प्लेटो पर आना है। आइए देखते हैं। प्लेटो के पूर्व राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत पहला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है ये हम लोग को पढ़ना है प्रारंभिक चिंतन। प्रारंभिक चिंतन, द थॉट्स ऑफ बिगिनिंग। उसके बाद एक टॉपिक हम लोग को पढ़ना है प्रकृतिवादी चिंतन। प्रकृतिवादी चिंतन और ये प्रकृतिवादी चिंतन जो है इसके बाद का जो टॉपिक है मानववादी चिंतन। मानववादी चिंतन। फिर इसके बाद जो चौथा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो है नैतिक चिंतन और इसमें एक टॉपिक और जो पढ़ना है हम लोग को पांचवा टॉपिक है वो है विश्ववादी चिंतन। तो इन 5 टॉपिक्स पर हम लोग को ध्यान देना है जो प्लेटो के पहले के विचारक हैं। प्लेटो के पहले के विचारकों में जब हम बात करते हैं जिनके समय से राजनीतिक चिंतन की शुरुआत हुई उस दौरान हमें 2 या 3 चिंतकों का ध्यान आता है, जिसमें पहले थे महाकवि होमर। उसके बाद महाकवि हेसियड, होमर और हेसियड, और उसके बाद है सोलन। दोस्तों प्लेटो के पहले राजनीतिक चिंतन जो है शुरू हो चुका था, सुकरात से पहले भी बल्कि ये था, और उस समय 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के समय में हम महाकवि होमर को ध्यान देते हैं और इनकी इस समय रचनाएं जो देखी जा सकती हैं वो इलियड के रूप में देखी जा सकती हैं, इलियड और ओडिसी के रूप में देखी जा सकती हैं। और प्रारंभिक चिंतन के अंतर्गत इन विचारकों ने जो अपने विचार दिए हैं उसमें यह कहा जा सकता है कि चाहे इलियड के अंतर्गत हो चाहे ओडिसी के अंतर्गत हो, महाकवि होमर
और महाकवि हैसियट, इन लोगों ने प्रारंभिक चिंतन की शुरुआत की। और प्रारंभिक चिंतन की शुरुआत में इन लोगों ने राज्य को भी स्थान दिया है अपने चिंतन में, जनसंख्या को भी स्थान दिया है और शासन कला को भी स्थान दिया है। पॉलिटिकल साइंस के इस टॉपिक पे प्लेटो के पूर्व राजनीतिक चिंतन में हमको ये सिर्फ ध्यान रखना है कि इससे पहले कवि कौन से थे या इससे पहले चिंतक कौन से थे। बहुत ज़्यादा इस तरफ से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। बेसिकली शुरुआत माना जाता है प्लेटो से ही चिंतन की, तो इस पर बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत डीप में न जा करके बिल्कुल सरसरी निगाह से यहाँ चलेंगे। होमर और हैसियट के बाद सोलन एक विधिशास्त्री था। ये विधिशास्त्री था और लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास इसका शासनकाल था और इसने पहली बार राज्य के लिए विधि शब्द जो है विधि का प्रयोग किया और न्याय, विधि या न्याय या राज्य में जो है संप्रभुता और अन्य राज्य के तत्व के विषय में बातचीत की, लेकिन उतना प्रभावी इसका चिंतन हो नहीं सका। लेकिन सोलन को एक विधिशास्त्री के रूप में जाना जाता है। तो प्रारंभिक जो चिंतन था उसमें इन तीन महत्वपूर्ण कवियों को हम लोग देख सकते हैं और इन तीनों कवियों में महाकवि होमर, हैसियट और सोलन, इन तीनों महाकवियों ने जो अपनी विचारधारा बताई है इसमें इन्होंने लोकतंत्र और कानून को प्रमुख रखा था। लोकतंत्र और कानून को। इसके बाद आते हैं प्रकृतिवादी चिंतन पे। प्रकृतिवादी चिंतन की जो शुरुआत थी, पहली बार इसकी जो शुरुआत थी, इसको शुरू करने वाला एक दार्शनिक कह सकते हैं इसे, थालिस जिसका नाम था। ये सोलन का ही समकालीन था और 600 से लगभग 500 ईसा पूर्व के बीच में इन्होंने अपनी विचारधारा रखी। प्रकृतिवादी जो चिंतन था, ये इसका उद्देश्य जो था सभी चीजों को प्रकृति के आधार पर सोचने और समझने और उस पर कार्य करने का था। और दूसरा, ये जो उद्देश्य इसका था, ये किसी चीज को निरपेक्ष सत्य के रूप में देखते थे, एब्सोल्यूट ट्रूथ के रूप में देखते थे और उसे ही सत्य मानते थे। और इसी के उद्देश्य से इसी चीज को ध्यान में रख करके अपनी संरचना को इन लोगों ने आगे बढ़ाया। और थालिस ने ये कहा कि यदि हम प्रकृति की बात करें तो सभी चीजों में जल अपना सबसे प्रमुख स्थान रखता है। तो थालिस ने जल को पहले स्थान पर रखा। थालिस ने जल को पहले स्थान पर रखा। थालिस के अलावा भी इन सब में कई विचारक जो है हुए हैं और इन विचारकों में हेराक्लिज का भी नाम आता है। हेराक्लिज, उसके बाद है एनेक्जीमेंडर, उसके बाद हैं एनेक्जीमीनस और एक विचारक हैं जिनका नाम है डेमोक्रेट्स और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हैं जिन्हें हम लोग को पढ़ना है, वो है पाइथागोरस। ये सभी विचारक सुकरात के पहले के विचारक हैं और प्रकृति का अध्ययन करते हुए अंतिम सत्य के रूप में जल को थालिस ने, हेराक्लिज ने अग्नि को, एनेक्जीमेंडर ने भौतिक तत्वों को, एनेक्जीमीनस ने
हवा को, और डेमोक्रेट्स ने अण को, और पाइथागोरस ने संख्या को निरपेक्ष सत्य के रूप में स्वीकार किया। निरपेक्ष सत्य के रूप में स्वीकार किया कि इनका अस्तित्व जो है प्रकृति में है और ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है। इन सभी में से पाइथागोरस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पाइथागोरस का एक स्टेटमेंट है कि न्याय एक वर्ग संख्या है। न्याय एक वर्ग संख्या है, ये इनका फेवरेट स्टेटमेंट है। न्याय एक वर्ग संख्या है के अलावा इसका जो अर्थ है वो है समरसता। समरसता का मतलब ये है कि व्यक्ति के अंतर्गत जो स्थितियां होती हैं, जैसे क्षुधा, शौर्य और विवेक, इन तीनों ही तत्वों की समरसतापूर्ण स्थिति मनुष्य के जीवन में होनी चाहिए, मनुष्य के चिंतन में होनी चाहिए। कहने का मतलब इन सब में, इन तीनों में ही बैलेंस बनाकर के जो मनुष्य चलता है तो उसका जीवन बिल्कुल सही और सार्थक चलता है। और आपको ध्यान होगा कि जब आप सुकरात की बात करेंगे, जब आप प्लेटो की बात करेंगे, जब आप अरस्तु की बात करेंगे, तो इन तत्वों का इस्तेमाल उन्होंने अपने राजनीतिक चिंतन में किया है। पाइथागोरस गणित के क्षेत्र में भी फेमस थे। आपको थालिस एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे। जब हम लोग पहले क्लास 10th के मैथमेटिक्स की बुक को पढ़ते थे तो ज्यामिति के क्षेत्र में जो सारी चीजें हैं वो आप थालिस के चिंतन से देख सकते हैं। ये गणितज्ञ भी थे और ये चिंतक भी थे। और यूनान में जो है अपने यूनान के तो थे ही, लेकिन जो है इन्होंने अपने ज्ञान से पूरी दुनिया को जो है प्रभावित करने का प्रयास किया था। तो प्रकृतिवादी चिंतन में हम लोग जो ध्यान दिए हैं, प्रकृतिवादी चिंतन में थालेस, हेराक्लिस, एनेक्जिमेंडर, एनेक्जिमिनस, डेमोक्रेट्स और पाइथागोरस ये प्रकृतिवादी चिंतन से संबंधित हैं। और प्रकृतिवादी चिंतन जो है ये यह घोषित करता है कि जो मानवीय कानून है वो ईश्वरीय इच्छा के समकक्ष में, यानी ईश्वरीय इच्छा के आधार पे ही वो जो है बनाए गए हैं। मुख्य बात जो है इनकी ये है। तो ये दो चीजें हो गई, प्रारंभिक चिंतन और प्रकृतिवादी चिंतन। और उसके बाद तीसरा हम लोग देखते हैं मानववादी चिंतन। मानववादी चिंतन जो है इसे हम सोफिस्ट चिंतन भी कहते हैं। सोफिस्ट या सोफिस्ट विचारधारा की अगर बात करें तो सोफिस्ट चिंतन ये है। अब ये सोफिस्ट क्या है या सोफिस्ट कौन थे? तो सोफिस्ट एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में मानववाद पर बल दिया। मानववाद पर बल दिया। ये मानववाद क्या है? तो मानववाद पर बल इन्होंने जब अपने विचार प्रस्तुत करने शुरू किए, उससे पहले जो इनकी बैकग्राउंड हम देख सकते हैं, यूनान में या एथेंस और स्पार्टा, एथेंस और स्पार्टा ये दोनों राज्य थे। आगे चल करके इन दोनों ही स्पार्टा और एथेंस में युद्ध हुआ और युद्ध में एथेंस की पराजय हो गई और एथेंस का जो कुलीन साम्राज्य था वो नष्ट होने लगा। सोफिस्ट जो थे ये एथेंस के नहीं थे, ये कहीं बाहर से आए थे और इन्होंने इस परिस्थितियों का फायदा उठाया। और फायदा क्या उठाया? ये कोई युद्ध नहीं किए। इनका कार्य जो था वो जैसे आज कोई ट्यूशन पढ़ाता है। ये ज्ञानी भी थे,
जो आज ट्यूशन पढ़ाता है उस टाइप का था, यानी अपने ज्ञान को ये बांटते थे सोफिस्ट विचारक। और उसी समय इनका लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के करीब इनका यहाँ पे एथेंस में जन्म हुआ। और मतलब कि बाहर से आए ये लोग और ये शिक्षा पर बल देने लगे, शिक्षा पर बल देने लगे। एथेंस में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत करने वाले, क्यों? क्योंकि ये घूम घूम कर सब लोगों को उनकी इच्छा के अनुसार शिक्षा देते थे और उस शिक्षा के अनुसार अपना पारिश्रमिक भी लेते थे। तो उस समय से देखा जा सकता है कि व्यावसायिक शिक्षा जो थी, व्यावसायिक शिक्षा, ये हम जो है सोफिस्ट चिंतन से देख सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में सोफिस्ट विचारक जो थे ये प्रतिभाशाली थे, इन्हें ये प्रतिभावान तो थे ही, विधिशास्त्री भी थे, इन्हें राजनीति का भी ज्ञान था, इन्हें साहित्य का भी ज्ञान था। लेकिन इनकी विशेषता, अच्छा, इस सभी सोफिस्ट विचारक किसी एक सिद्धांत के समर्थक नहीं थे। जितने भी सोफिस्ट विचारक थे किसी एक सिद्धांत से समर्थक नहीं थे, बल्कि प्रत्येक का अपना अपना कार्य करने का तरीका था। और प्रत्येक जब अपना कार्य करता था तो उस पर शिक्षा देना और जिस प्रकार की सलाह देना जो है, इसी प्रकार के सारी चीजें शामिल थी। इनका कार्य साम्राज्य स्थापना नहीं था। तो सोफिस्ट विचारकों ने सबसे पहले ये कहा कि ये जो प्रकृतिवादी चिंतन है जो हमने पीछे पढ़ा, प्रकृति जैसी कोई चीज नहीं। सबसे पहले इन चीज को इसने दरकिनार कर दिया और प्रकृतिवाद का इसने विरोध किया और कहा कि प्रकृति ये जो उत्पन्न हुई है ये किसके लिए हुई है? मनुष्य के लिए हुई है। मनुष्य ही इस प्रकृति में जब नहीं रहेगा तो जो है उसका मतलब क्या? तो इसीलिए उन्होंने अपने अध्ययन का जो केंद्र बिंदु बनाया वो मनुष्य का अध्ययन बनाया, मानवता का अध्ययन बनाया और मनुष्य, और उन्होंने ये कहा कि मानव का अध्ययन करिए और अपने आप को पूर्ण करिए और सद्गुणी बनाइए। ऐसी स्थिति में जो पहले की विचारधाराएं थी वो बिल्कुल बदलती चली गई। और भाई पहले प्रकृतिवादी चिंतन था और प्रकृतिवादी चिंतन में सब चीज जो है इससे जोड़ करके देखा जाता था, नेचर को जोड़ करके देखा जाता था, धर्म पर विचार किया जाता था, नैतिकता पर विचार किया जाता था। लेकिन इन लोगों ने यानी सोफिस्ट विचारकों ने इन सब को कहा कि ये सही नहीं है, मानववाद का अध्ययन करिए। और मानववाद यानी इनकी जो अगर हम विशेषता देख लें तो इनकी विशेषताओं में अगर हम बात करते हैं तो मानववाद पर बल, मानववाद पर बल इन लोगों ने दिया। उसके बाद दूसरी बात करते हैं कि निरपेक्ष सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ, निरपेक्ष सत्य कुछ भी नहीं है। निरपेक्ष सत्य जैसी कोई चीज नहीं। निरपेक्ष सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ का विचार प्रकृतिवादी चिंतन ने दिया था। इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी परिस्थितियां होती हैं और उस परिस्थितियों को ध्यान में रख करके वो बातें कहता है, लेकिन वो बात की चीजों पर लागू नहीं होती। इसलिए कोई चीज एब्सोल्यूट ट्रूथ है, इस पर जो है इस चीज को माना नहीं जा सकता। तो इन्होंने इस चीज का विरोध किया। कानूनों के विषय में भी इन लोगों ने बात की थी। प्रकृतिवादी चिंतन ने कहा कि कानून जो है वो प्रकृति की देन है और सोफिस्टों ने इसको कानून प्रकृति की देन नहीं है। कानूनों के विषय में बहुत स्पष्ट सोफिस्ट विचारकों ने बताया
और उनका ये कहना था कि कानून जो है ये प्रकृति की देन नहीं है, बल्कि प्रकृति में जो शक्तिशाली लोग हैं अपने हितों की रक्षा के लिए कुछ कानून बनाते हैं और उसे जो है समाज पर लादते हैं, और इसलिए ये प्रकृतिवादी नहीं है। ये प्राकृतिक कानून कोई कानून है ही नहीं, ये शक्तिशाली लोगों का अपना बनाया हुआ कानून है। इसीलिए कानून को ये प्रकृति की देन नहीं मानते हैं, और इसीलिए मनुष्य के अध्ययन के लिए इन्हीं सोफिस्ट विचारकों से एक विचारधारा का सूत्रपात हुआ, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिवादी विचारधारा। यानी व्यक्तिवादी विचारधारा के जनक के रूप में अगर हम कहें तो सोफिस्ट विचारकों को देखा जा सकता है। ये व्यक्तिवाद के जनक के रूप में भी देखे जा सकते हैं। तो सोफिस्ट मानववादी चिंतन की बात कर लेने के बाद शुरुआत में अगर हम देखें तो प्रारंभिक चिंतन में महाकवि होमर, हैसियट और वित्त शास्त्री सोलन की बात किया। उसके बाद जो है हमने प्रकृतिवादी चिंतन में इन लोगों की बात किया, और प्रकृतिवादी चिंतन जो था ये निरपेक्ष सत्य की बात करता है, जबकि मानववादी चिंतन जो है ये मनुष्य का अध्ययन करता है और मनुष्य का अध्ययन करके सब चीजों का मापदंड मनुष्य को बनाना चाहता है। एक चीज अगर और देखी जाए सोफिस्ट विचारकों में, तो शिक्षा का जो पहले क्या होता था कि सैद्धांतिक आधार चलता था, सैद्धांतिक आधार चलता था शिक्षा से संबंधित हो, तो इन्होंने इस चीज को चेंज करके इसे व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया। व्यवहारिक, किसी भी चीज का व्यवहारिक आधार लेकर के इन्होंने अपने चिंतन को प्रारंभ किया। तो व्यवहारिक अध्ययन का ये आधार है कि राज्य को भी इन्होंने राज्य को कृत्रिम संस्था माना है। तो दोस्तों देखते हैं कि प्लेटो के पूर्व राजनीतिक चिंतन में हम तीन चीजों पर आज विचार करेंगे। प्रारंभिक चिंतन में महाकवि होमर, हैसियट और सोलन की। उसके बाद प्रकृतिवादी चिंतन में थालेस, हेराक्लीज, एनेक्जिमेंडर, एनेक्जिमिनस, डेमोक्रेट्स, पाइथागोरस इत्यादि की हमने बात किया। उसके बाद मानववादी चिंतन के अंतर्गत हमने सोफिस्ट विचारधारा का पर बातचीत किया, जो मानववाद पर बल देती है। इसके बाद जो नैतिकवादी चिंतन है वो सुकरात का चिंतन है, और इस सुकरात के चिंतन को हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।